हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ 5 मार्क्स और 2 मार्क्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और क्लासेस में ये थोड़ा सा छूटा हुआ कुछ टॉपिक था जिसको हम लोग आज देखेंगे। तो ये जो फर्स्ट टॉपिक है 5 मार्क्स का, डिफरेंस बिटवीन फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डाईमैग्नेटिक मटेरियल, ये आपके 5 मार्क्स का तो VVA क्वेश्चन है ही। इसके अलावा इससे 1 मार्क्स का भी कुछ क्वेश्चन हो सकता है। लाइक पूछेगा कि फलाना मटेरियल के बारे में कि ये मटेरियल कौन सा मटेरियल का, मतलब इसमें कौन सा प्रॉपर्टी है, डाईमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, कौन सा प्रॉपर्टी है। इस तरह से करके इससे क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में। और 5 मार्क्स का तो इंपॉर्टेंट है ही, 2-3 बार आया हुआ आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डाईमैग्नेटिक। तो फर्स्ट है इसका स्टेट, कि इसका स्टेट कैसा होगा, मतलब इसका अवस्था कैसा होगा। तो सबसे पहले फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में इस तरह से आप ग्राफ बना लेंगे, आप टेबल बना लेंगे। पहले प्रॉपर्टी लिखेंगे, फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फिर पैरामैग्नेटिक मटेरियल और इधर डाईमैग्नेटिक मटेरियल। ये तीनों का साइज लगभग सेम और ये थोड़ा सा छोटा बना लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टेट देखते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सबसे पहले देखें तो ये हमारा सिर्फ सॉलिड स्टेट में होगा, जबकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में होगा, और डाईमैग्नेटिक मटेरियल भी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में होगा। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज इन ओनली सॉलिड स्टेट, सिर्फ सॉलिड स्टेट में कौन है। तो ऑप्शन में ये तीनों रहेगा, तो हमको चूज करना है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सिर्फ सॉलिड स्टेट में होता है। या फिर क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि इसमें से कौन लिक्विड या फिर गैस, दोनों में से कुछ भी बोल देगा, इसमें नहीं है। तो सिर्फ एक हमारा लिक्विड या गैस में नहीं है, वो कौन है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं। फिर उसका इफेक्ट ऑफ मैग्नेट, चुंबक का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है चुंबक के द्वारा, मतलब चुंबक इसको खूब ज़्यादा मात्रा में आकर्षित करता है। फिर दूसरा है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल को चुंबक आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, लेकिन बहुत कम मात्रा, वीकली अट्रैक्टेड होता है, कमज़ोर मात्रा में अट्रैक्टेड होता है। फिर है डाईमैग्नेटिक मटेरियल, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट, मैग्नेट इसको कमज़ोर रूप से हल्का सा रिपेल करता है, वीकली रिपेल्ड होता है। फिर थर्ड पॉइंट है बिहेवियर अंडर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, मतलब एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है जो नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म कहने का मतलब क्या, कि मान लीजिए कि इधर हमारा नॉर्थ पोल और इधर हमारा साउथ पोल है, तो यहाँ पर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं है, कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड कम है। इस तरह का सिचुएशन है। मान लीजिए कि यहाँ और यहाँ के बीच मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर बहुत ज़्यादा है और कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम है, कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम है। तो इस तरह के सिचुएशन में क्या क्या फ़र्क पड़ेगा फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक पर, इसको हमको देखना है। सबसे पहले फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को देखिए। दे कॉन्टेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आफ्टर रिमूविंग द मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया जाए उसके बाद भी फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस में मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी रहेगा। मतलब मान लीजिए कि अगर ये हमारा कोई फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस है, इसको हम लोग एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर डाल दिए हैं, तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी दें फिर भी इस मटेरियल के अंदर फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस का जो प्रॉपर्टी है, फेरोमैग्नेटिक का प्रॉपर्टी रहेगा। फिर पैरामैग्नेटिक पर क्या फ़र्क पड़ेगा, दे डोंट कॉन्टेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल फील्ड, मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रहेगा एक्सटर्नल फील्ड हटाने के बाद। फिर डाईमैग्नेटिक में भी वही कंडीशन है, जो डोंट कॉन्टेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल फील्ड, मतलब उसके अंदर भी, किसके अंदर, डाईमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रहेगा एक्सटर्नल फील्ड हटाने के बाद। एक्सटर्नल फील्ड हटाने के बाद डाईमैग्नेटिक के अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, पैरामैग्नेटिक के अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, लेकिन फेरोमैग्नेटिक के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगा मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी। कैसा मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद। फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, पैरामैग्नेटिक में इफेक्ट टेम्परेचर कैसा इफेक्ट डालेगा इसको देखना है। एबव ए सर्टेन लेवल इट बिकम्स पैरामैग्नेटिक, अगर टेम्परेचर को एक सर्टेन लेवल से बढ़ाया जाए, एक सर्टेन लेवल से अगर बढ़ाया जाए तो उस कंडीशन में
ये जो हमारा फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस है, ये फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक सबस्टांस में। ठीक है, एक एबव ए सर्टेन लेवल इट बिकम्स पैरामैग्नेटिक। एक सर्टेन लेवल के बाद जो हमारा फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस है ये पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पैरामैग्नेटिक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विद द रेज ऑफ टेम्परेचर इट बिकम्स डाईमैग्नेटिक। टेम्परेचर बढ़ने के बाद जो हमारा पैरामैग्नेटिक है ये डाईमैग्नेटिक के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, तो पैरामैग्नेटिक टेम्परेचर बढ़ने पर डाईमैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है और फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। और जो हमारा डाईमैग्नेटिक है, इस डाईमैग्नेटिक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऑब्जेक्टिव में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन डाल सकता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि किस पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो टेम्परेचर का प्रभाव डाईमैग्नेटिक पर नहीं पड़ता है। या फिर पूछेगा कि टेम्परेचर बढ़ने पर हमारा पैरामैग्नेटिक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो पैरामैग्नेटिक कन्वर्ट हो जाता है डाईमैग्नेटिक में। या फिर पूछेगा फेरोमैग्नेटिक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो फेरोमैग्नेटिक कन्वर्ट हो जाता है पैरामैग्नेटिक को। तो आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ इसको पढ़ेंगे 15-20 मिनट, आधा घंटा, तो निश्चित रूप से आप इसको क्लियर कर लेंगे। फिर है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या क्वालिटी है कि उसको हम लोग, इसका स्ट्रेंथनिंग कितना होता है, मतलब इसको अगर हम पीट कर चदरा के रूप में कन्वर्ट करना चाहे या फिर इसको हम खींच कर वायर के रूप में कन्वर्ट करना चाहे तो वो प्रॉपर्टी किस में ज़्यादा किस में कम रहता है। तो अगर हम देखें फेरोमैग्नेटिक में, तो फेरोमैग्नेटिक में परमिएबिलिटी प्रॉपर्टी वेरी हाई रहता है, सबसे ज़्यादा रहता है। फिर उसके बाद पैरामैग्नेटिक में लिटिल ग्रेटर देन 1, और जो हमारा पैरामैग्नेटिक है उसमें 1 से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। फिर उसका डाईमैग्नेटिक में लिटिल लेस देन 1, इसमें 1 से थोड़ा सा कम होता है। मतलब जो हमारा फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस है इसका परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, उससे कम होता है पैरामैग्नेटिक में और सबसे कम होता है डाईमैग्नेटिक में। फिर है ससेप्टिबिलिटी, वेरी हाई एंड पॉजिटिव। ससेप्टिबिलिटी जो है इसमें फेरोमैग्नेटिक में सबसे ज़्यादा होता है, लिटिल ग्रेटर देन यूनिटी एंड पॉजिटिव। और जो हमारा फेरोमैग्नेटिक होता है, फेरोमैग्नेटिक में यूनिटी से ज़्यादा होता है, मतलब 1 से ज़्यादा होता है और कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। फिर हमारा डाईमैग्नेटिक में लेस देन यूनिटी एंड निगेटिव, यूनिटी से कम, मतलब 1 से कम होता है और कैसा होता है, निगेटिव होता है। इसमें से 4-5 को कोई भी पॉइंट, इसमें हम थोड़ा ज़्यादा ही पॉइंट लिखे हुए हैं, इसमें कोई भी 4-5 पॉइंट आप याद रखेंगे, 4 पॉइंट काफ़ी है। फिर बिहेवियर अंडर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, मतलब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर कैसा बिहेवियर रहेगा इसको हमको देखना है। ठीक है, तो पहला हमारा फेरोमैग्नेटिक में है टेंड्स टू मूव फ्रॉम लो टू हाई फील्ड रीजन। देखिए यहाँ पर हमारा फील्ड है, फील्ड कहने का मतलब क्या, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का चर्चा हो रहा है। तो ये टेंड्स टू मूव फ्रॉम लो टू हाई फील्ड रीजन, ये लो फील्ड रीजन से हाई फील्ड रीजन की तरफ मूव करने का प्रयास करेगा। मतलब जहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा उधर से, जहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा वहाँ से जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ की तरफ मूव करने का प्रयास करेगा। फिर से समझिए, हमको बिहेवियर पता करना है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या फ़र्क पड़ेगा फेरोमैग्नेटिक पे, पैरामैग्नेटिक पे और डाईमैग्नेटिक पे। तो टेंड्स टू मूव फ्रॉम लो टू हाई फील्ड रीजन, यह मूव करने का प्रयास करेगा लो से हाई फील्ड रीजन की तरफ। नहीं, फिर पैरामैग्नेटिक पर क्या फ़र्क पड़ेगा, टेंड्स टू मूव फ्रॉम लो टू हाई फील्ड रीजन, यह भी लो से हाई फील्ड रीजन की तरफ मूव करने का प्रयास करेगा। फिर उसके बाद है डाईमैग्नेटिक, टेंड्स टू मूव फ्रॉम हाई टू लो रीजन, ये हाई रीजन से लो रीजन की तरफ मूव करने का प्रयास करेगा। ठीक है, उसका एग्जाम्पल्स हमको सबसे पहले देखना है फेरोमैग्नेटिक का एग्जाम्पल, फिर पैरामैग्नेटिक का, फिर डाईमैग्नेटिक का। फेरोमैग्नेटिक का क्या क्या एग्जाम्पल है, आयरन है, निकेल है, कोबाल्ट है। इसको आपको याद रखना है, एकदम याद कर जाना है। आपसे पूछेगा कि आयरन कौन सा मटेरियल है, तो आपको फटाक से ध्यान में रखना है कि आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये हमारा आयरन, निकेल, कोबाल्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। फिर प्लैटिनम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, निकेल, सोडियम, ये सब हमारा पैरामैग्नेटिक सबस्टांस है।
पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। फिर हमारा कॉपर सिल्वर गोल्ड मरकरी, कॉपर सिल्वर गोल्ड मरकरी हमारा डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस या डाईमैग्नेटिक मटेरियल है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ के याद कर लेंगे, ये आपके 5 मार्क्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, ये यूनिट 4 का है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये एक टॉपिक छोटा सा छूटा हुआ था इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, जिसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस क्या है। द कंडीशन व्हेन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हम लोग पढ़े थे, आप लोग को ध्यान में होगा, जिसको हम लोग XC से डिनोट कर रहे थे, इंडक्टिव रिएक्टेंस को XL से, और हाँ कैपेसिटिव और इंडक्टिव दो ही रिएक्टेंस था, और एक था हमारा नॉर्मल रेसिस्टेंस जिसको हम R से डिनोट कर रहे थे, और टोटल इम्पीडेंस को हम Z से डिनोट कर रहे थे, जो किसी भी सर्किट के टोटल रेसिस्टेंस के वैल्यू को बताता था। XL जो हमारा कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इंडक्टर के रेसिस्टेंस को डिनोट करता है। XC जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, कैपेसिटर के रेसिस्टेंस को डिनोट करता है। नहीं तो चलिए देखते हैं अब इसको। एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस क्या है। द कंडीशन व्हेन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब XC becomes equal to इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। क्लियर है, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। वैसा कंडीशन जब हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी XC बराबर हो जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी XL के, इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। ठीक है। इन दिस कंडीशन मैक्सिमम करेंट फ्लोज थ्रू RLC सर्किट, इस कंडीशन में जो हमारा मैक्सिमम करंट है वो फ्लो करता है कहाँ से, RLC सर्किट से। RLC सर्किट कहने का मतलब जिसमें रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर जुड़ा हो, वो सर्किट से। यहाँ से भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, पूछेगा कि इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस कब वैलिड होगा, तो जब हमारा XC बराबर होगा XL के, और इसका मैक्सिमम करंट कहाँ से फ्लो करेगा, RLC सर्किट से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस आप किसको बोलेंगे, वैसा कंडीशन जहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर हो जाए इंडक्टिव रिएक्टेंस के, और वहाँ पर क्या होगा, RLC सर्किट से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। फिर है सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो में हमको डिफ्रेंशिएट करना है। रेनबो आप समझ ही रहे हैं, रेनबो फॉर्मेशन आप पढ़े थे कि हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण रेनबो फॉर्मेशन होता है। नहीं, और ये मान लीजिए कि इधर हमारा सन है, सन से लाइट आ रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो चलिए इसका प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है इसको देखिए। इट अंडरगोज वन इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब जो हमारा प्राइमरी रेनबो है, अगर एक बार इंटरनल रिफ्लेक्शन हो और एक बार इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद हमारा बाहर की तरफ लाइट आ रहा है, तो उस समय जो हमारा रेनबो फॉर्मेशन होगा इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी रेनबो। और सेकेंडरी रेनबो जब दो बार रिफ्लेक्शन होगा, जैसे मान लीजिए हमारा लाइट अंदर जा रहा है, अंदर जाने के बाद यहाँ पर एक बार वापस आ रहा है, और फिर यहाँ से हमारा रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह से आ रहा है फाइनली। नहीं, तो इस समय जो हमारा रेनबो फॉर्मेशन होगा इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी रेनबो। तो प्राइमरी रेनबो में क्या होगा, इट अंडरगोज वन इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसमें एक इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और सेकेंडरी रिफ्लेक्शन रेनबो फॉर्मेशन में क्या होगा, इट अंडरगोज टू इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसमें दो इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। फिर प्राइमरी में है इट इज़ ब्राइटर देन सेकेंडरी रेनबो, जो प्राइमरी रेनबो है वो ब्राइट ज़्यादा होगा सेकेंडरी रेनबो से। और सेकेंडरी क्या होगा, इट इज़ लेस ब्राइट देन प्राइमरी रेनबो, और जो सेकेंडरी रेनबो है या प्राइमरी रेनबो से थोड़ा सा कम ब्राइट होगा। ये यूनिट 6 का क्वेश्चन था, ये भी थोड़ा सा छोटा हुआ क्वेश्चन है, जो 2 मार्क्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको भी थोड़ा सा आप देख लेंगे। ट्रांसफार्मर के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग पढ़े थे, पूरा ट्रांसफार्मर का एक्सप्रेशन फाइंड किए थे, ट्रांसफार्मर का टाइप पढ़े थे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, उसके लिए इक्वेशन भी डिराइव किए थे। जो ट्रांसफार्मर भी अपने आप में 5 मार्क्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी आप समझते हुए चलेंगे। और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का ही, थोड़ा सा छूट गया था, इसको भी देख लेते हैं। व्हाट इज आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस। आयरन लॉस तो शायद एक आध बार पूछा है या नहीं भी पूछा, कॉपर लॉस कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, दोनों को देख लेते हैं। आप ट्रांसफार्मर में देखे थे कि जी इस तरह का जो हमारा कंस्ट्रक्शन था और इस पर हमारा वाइंडिंग किया हुआ था, नहीं इधर भी हमारा इसी तरह का कंडीशन था। तो ये जो हमारा दिख रहा है स्ट्रिप जैसा, पत्थर जैसा, इसको हम लोग ट्रांसफार्मर का कोर बोलते हैं। तो इस कोर में जो करंट के कारण लॉसेज होता है इसको हम लोग बोलते हैं आयरन लॉसेज।
कोर हमारा किस चीज़ का बना होता है, सॉफ्ट आयरन का होता है। तो आयरन में जो लॉस होता है इसको हम लोग बोलते हैं आयरन लॉस। और ये जो वाइंडिंग है कॉपर का बना हुआ है। तो किसी भी वायर या किसी भी मेटल से जब करंट फ्लो करता है तो ओम्स लॉ के अनुसार, ओम्स लॉ में आप पढ़े थे V=IR, वहाँ पर जो हमारा रेसिस्टेंस है, वहाँ जो रेसिस्टेंस के कारण जो हमारा लॉसेज हो रहा है उसको हम लोग बोल सकते हैं ओमिक लॉस। और उस ओमिक लॉस के उस ओम के कारण जो लॉस हो रहा है, मतलब वो जो ओमिक लॉस है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉपर लॉस। अब चलिए इसको समझते हैं। आयरन लॉस क्या है? आयरन लॉसेज अकर्स थ्रू द अल्टरनेटिंग फ्लक्स विद इन द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर विच इज़ मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन। मतलब जो हमारा आयरन लॉस होता है अकर्स, मतलब आयरन लॉस जो हमारा हो रहा है थ्रू द अल्टरनेटिंग फ्लक्स, जो हमारा एसी फ्लक्स के द्वारा, मतलब आप पढ़े थे उस समय कि फ्लक्स के कारण ही हमारा करंट एक छोर से दूसरे छोर तक जा पाता है, नहीं, अगर आपको ध्यान में होगा तो। विद इन द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, मतलब कि ये कहाँ से कहाँ होता है, इधर का वायरिंग जो इधर वाले कोर में है वो इधर वाले वायरिंग के पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की सहायता से पहुंचाता है। तो फ्लक्स की सहायता से जो दूसरे कोर में पहुंचता है, तो कोर में जो हमारा लॉस होता है किस कोर में, जो सॉफ्ट आयरन के द्वारा कोर बना हुआ है उसमें जो हमारा लॉस होता है उस लॉस को हम लोग बोलते हैं आयरन लॉस। फिर कॉपर लॉस क्या है? कॉपर लॉसेज अकर बिकॉज ऑफ ओमिक रेसिस्टेंस इन द वाइंडिंग्स ऑफ ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग है, जो यहाँ पर जो हमारा वाइंडिंग है, जो कॉपर का वाइंडिंग है, इसमें ओमिक रेसिस्टेंस के कारण, मतलब ओम के द्वारा जो रेसिस्टेंस बताया गया है इसके रेसिस्टेंस के कारण जो लॉस होता है उसको हम लोग बोलते हैं, जो कहाँ पर है, वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर के अंदर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉपर लॉस। ये भी 2 मार्क्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा यूनिट 3 का है। फिर है व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये हमारा यूनिट 5 का, सॉरी यूनिट 5 बोल रहे हैं, यूनिट 10 का एक क्वेश्चन है। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन हम लोग पढ़े थे। मॉड्यूलेशन हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़े थे बड़ा डिटेल में, जिसमें देखे थे कि हम लोग जो साउंड एनर्जी यहाँ से देते हैं तो साउंड एनर्जी जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम लोग मॉड्यूलेशन बोलते हैं, जो किसकी सहायता से होता है, मॉड्यूलेटर की सहायता से होता है। और जो साउंड एनर्जी वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके ऑब्जर्वर के कान में सुनाई देता है हेलो, वो हमारा डीमॉड्यूलेशन कहलाता है और वो डीमॉड्यूलेटर नामक डिवाइस की सहायता से होता है। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या है उसको थोड़ा सा देख लीजिए। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है देने का, क्या देने का, या फिर गिविंग को आप चाहे तो इनकोडिंग भी लिख सकते हैं, मतलब इनकोड करने का, मतलब जो सिग्नल है वो ट्रांसफ़र करने का, ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए कैरियर वेव। इंफॉर्मेशन को किस में कन्वर्ट करता है, कैरियर वेव में, बाय चेंजिंग द इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। जो वेव का इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है, जो वेव का तत्कालिक फ्रीक्वेंसी है, उसको बदल के। फिर से एक बार देख लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ से आप हेलो बोल रहे हैं, तो यहाँ से मॉड्यूलेशन प्रोसेस जो हो रहा है, यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी निकल रहा है वो इन्फॉर्मेशन को कैरियर वेव के रूप में चेंज करके, जो हमारा कैरियर वेव फॉरवर्ड होता है, जो आगे जाता है, उस समय जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं, उस समय के फ्रीक्वेंसी को, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी को, मतलब तत्कालिक फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये भी 2 मार्क्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपके यूनिट 8 का एक छोटा सा टॉपिक रेडियो एक्टिविटी नामक टॉपिक छूट गया था। इसमें 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन छुपा हुआ है, इसमें 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन छुपा हुआ है और इसमें 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन छुपा हुआ है। ठीक है, तो समझिए यूनिट 8 का ये एक छोटा सा कहिए कि टॉपिक ही है, जिसमें 5 मार्क्स 2 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव सबको देखेंगे। रेडियो एक्टिविटी के बारे में आप केमिस्ट्री में थोड़ा सा पढ़े होंगे निश्चित रूप से। और यूनिट 8 तो हमारा एटम्स एंड मोलेकुल है, नहीं सॉरी एटम्स एंड न्यूक्लियाई, तो इसमें मैक्सिमम पोर्शन हम लोग पढ़े हुए हैं। ये एक तरह का आपका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर आप 11th में पढ़े थे सेम वही है, तो इसको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटी सबसे पहले होता क्या है, इट इज़ स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर फेनोमेनन। यह हमारा स्पॉन्टेनियस मतलब बहुत तेज़ी में अचानक से चलने वाला एक न्यूक्लियर फेनोमेना है, इन विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियस अंडरगोज ए डीके। इसमें एक अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है एक डीके के थ्रू, वो डीके होता है उसमें,
अनस्टेबल न्यूक्लियस में। और डीके मतलब क्षय, जो क्षय होता है वो क्या होता है, पार्टिकल के रूप में। और पार्टिकल क्या होता है, अल्फा बीटा और गामा रेज निकलता है पार्टिकल के रूप। मतलब रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब तेज़ी से चलने वाला प्रोसेस है, जिसमें एक अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है एक डीके होता है उसमें, और उसमें से जो इमिशन होता है वो अल्फा बीटा और गामा रेज का इमिशन होता है। नहीं, इन नेचर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। नेचर में 3 तरह का रेडियो एक्टिव डीके होता है। पहला अल्फा डीके, फिर है बीटा डीके और फिर है गामा डीके। तीनों डीके के बारे में बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, आपके एग्जाम में पूछ सकता है 2 मार्क्स में व्हाट इज अल्फा डीके, या राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा डीके, या फिर 5 मार्क्स में पूछेगा डिफ्रेंशिएट अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके, या फिर डिफ्रेंशिएट द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके। इस तरह से 5 मार्क्स में पूछ सकता है। तो 5 मार्क्स से जब पूछेगा तो आपका 2 प्रॉपर्टी और अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके क्या है, इस तरह से लिख देंगे। बड़ा आसान है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। पूरा कंसंट्रेशन धैर्य के साथ बनाए रखिए। अल्फा डीके क्या है, सबसे पहले इसको समझिए। अल्फा डीके इज ए प्रोसेस इन विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियस ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इन ए न्यू न्यूक्लियस बाय इमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल, ए हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा डीके एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियस ट्रांसफॉर्म हो जाता है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है एक नए न्यूक्लियस के रूप में। क्या इमिट करते हुए, अल्फा पार्टिकल को इमिट करते हुए, अल्फा पार्टिकल का त्याग करते हुए। हीलियम न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल में क्या निकलता है, एक हीलियम न्यूक्लियस निकलता है। मतलब एटॉम ऊपर वाला को हम लोग किसी भी चीज़ में, जैसे मान लीजिए कि अगर एक नॉर्मल बात किया जाए, फेरम, यहाँ पर आप 28 लिखा हुआ देखते होंगे, यहाँ पर 56, तो आप क्या समझते हैं इसे। निश्चित रूप से आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि ये एटॉमिक मास है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, और ये हमारा नीचे वाला एटॉमिक नंबर है जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। नहीं, तो यहाँ पर हीलियम न्यूक्लियस निकलता है। कहने का क्या मतलब है कि एटॉमिक मास में 4 डिक्रीज होता है, 4 माइनस हो जाता है, और एटॉमिक मास में 4 डिक्रीज होता है और एटॉमिक नंबर में 2 डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, मतलब अल्फा डीके एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक अनस्टेबल न्यूक्लियस ट्रांसफॉर्म होता है, और अपने जो नया न्यूक्लियस फॉर्म होता है, वो न्यूक्लियस कैसे फॉर्म होता है, अल्फा पार्टिकल निकलते हुए। जो अल्फा पार्टिकल किस रूप में निकलता है, एक हीलियम न्यूक्लियस के रूप में। हीलियम न्यूक्लियस कहने का मतलब कि इससे 4 एटॉमिक मास उसका डिक्रीज होगा और 2 एटॉमिक नंबर डिक्रीज होगा। नहीं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आप यूरेनियम 238 को देखें, ऑन इमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल चेंजेस इनटू थोरियम 234, और जो हमारा यूरेनियम 238 है जिसका एटॉमिक मास 238 है, इससे अल्फा डी के होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है थोरियम में। ठीक है, तो कैसे हो रहा है इसको आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो हमारा यूरेनियम है 23892, इसमें अल्फा डी के हम लोग करवा रहे हैं। तो अल्फा डी के होने के बाद इसके एटॉमिक मास में 4 डिक्रीज हो रहा है, -4 हो रहा है। 238 से 234 हो गया है, और एटॉमिक नंबर में 2 डिक्रीज हो रहा है, -2। तो ये हमारा थोरियम में कन्वर्ट हो गया। जो निकला है उसको हम लोग इधर डिनोट कर दिया। नहीं, तो ये हमारा अल्फा पार्टिकल। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी 2 नंबर में एक आध बार पूछा हुआ है। न्यूमेरिकल क्या पूछेगा कि इस तरह से दे देगा, मान लीजिए कि ए दे देगा, बी दे देगा, यहाँ पर सी दे देगा, यहाँ पर अल्फ़ा डीके लिख देगा, यहाँ पर बीटा डीके लिख देगा, या फिर गामा डीके लिख देगा, और पूछेगा कि यहाँ जो एटॉमिक नंबर है, या सॉरी एटॉमिक मास और यहाँ जो एटॉमिक नंबर, इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ वाले एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये आपको सॉल्व करना है। आपको भी ये क्वेश्चन, उस तरह का क्वेश्चन हम दिए हैं, इसको देखने के बाद, इसको समझने के बाद आप निश्चित रूप से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद हमको प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स देखना है कि अल्फा पार्टिकल का क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो अल्फा पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाता है। डिफ्लेक्ट होने का मतलब घूम जाता है, मतलब इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव पड़ता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है इस तरह का क्वेश्चन कि किस पर अल्फा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर पड़ता है। फिर वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसका और भी सारा प्रॉपर्टी है, लेकिन 4 सिंपल प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं जो आप आसानी से याद कर सकते हैं।
नॉर्मल सी बात है कि अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो सकता है, डिफ्लेक्ट हो सकता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल वेरीज फ्रॉम 0.01 टू 0.1 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। जो लाइट का वेलोसिटी होता है कितना, 3 × 10⁸, इसका 0.01 से लेकर 0.1 टाइम्स अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी होता है। मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर सकता है। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। थर्ड है अल्फा पार्टिकल्स हैव लो पेनेट्रेटिंग पावर। अल्फा पार्टिकल का लो पेनेट्रेटिंग पावर होता है। मान लीजिए अल्फा पार्टिकल कहीं जा रहा है तो आसानी से उसको पेनेट्रेट करके इधर नहीं जा सकता है, उसमें छेद करते हुए नहीं जा सकता है। तो चौथा है इन अल्फा डीके एटॉमिक मास इज डिक्रीज बाई 4। अल्फा डीके में एटॉमिक मास 4 डिक्रीज होता है एंड एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज बाई 2। और एटॉमिक नंबर कितना डिक्रीज होता है, 2 डिक्रीज होता है। चारों प्रॉपर्टी को आप अच्छे से याद कर लेंगे। फिर बीटा डीके, बीटा डीके क्या होता है, बीटा डीके 2 तरह का होता है, समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ए पॉजिट्रॉन फ्रॉम ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड बीटा डीके। मतलब वैसा प्रोसेस, वैसा स्पॉन्टेनियस मतलब तेज़ी से चलने वाला प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन निकलता है न्यूक्लियस से, उसको हम लोग बोलते हैं बीटा डीके। मतलब वैसा प्रोसेस जिसमें स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है, मतलब बहुत तेज़ी से इमिशन होता है किसका, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का। कहाँ से, एक न्यूक्लियस से, उसको हम लोग बोलते हैं बीटा डीके। फिर इन बीटा, अब बीटा डीके हमारा 2 तरह का है, एक बीटा माइनस और एक बीटा प्लस। तो इन बीटा माइनस डीके में क्या होता है इस चीज़ को समझिए, ठीक है। बीटा माइनस डीके, यहाँ पर गलती से हम लिख दिए हैं प्लस, तो बीटा माइनस डीके नहीं सॉरी, यहाँ पर माइनस यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं हम लोग। तो बीटा माइनस डीके में क्या होता है, जो हमारा पी वैल्यू है इसमें से, मतलब मान लीजिए कि कोई भी एक एलिमेंट है, फास्फोरस हम लोग ले रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि इसका जो एटॉमिक नंबर था पहले, वो एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज कर जाएगा और एटॉमिक मास पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसमें, बीटा माइनस डीके में। बीटा माइनस डीके में यहाँ पर भी आप थोड़ा सा बीटा माइनस कर लेंगे, यहाँ पर भी बीटा माइनस डीके कर लेंगे। तो बीटा माइनस डीके में जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो 1 इंक्रीज कर जाएगा और एटॉमिक मास पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब बीटा डीके में एटॉमिक मास पर कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं, एटॉमिक नंबर घट या बढ़ सकता है। अगर बीटा माइनस हो तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा, उल्टा लेके हमको चलना है। और इन बीटा प्लस डीके में ये हमारा डिक्रीज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सोडियम 11 है तो ये हमारा 10 हो जाएगा, नहीं उल्टा होगा। बीटा प्लस डीके में डिक्रीज होगा और बीटा माइनस डीके में इंक्रीज होगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल का क्या क्या प्रॉपर्टी है इसको देखिए, ठीक है। तो फर्स्ट है बीटा पार्टिकल्स आर मच डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। बीटा पार्टिकल जो है थोड़ा ज़्यादा डिफ्लेक्ट होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, किसके कंपैरिजन में, अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में। द वेलोसिटी ऑफ बीटा पार्टिकल वेरीज फ्रॉम 1% टू 99% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। जो वेलोसिटी है बीटा पार्टिकल का वो वैरी करता है 1% से 99% के बीच। किसके कंपैरिजन में, वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपैरिजन। लाइट का वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो इसका कम से कम 1% और मैक्सिमम 99% तक वैल्यू बदल सकता है। किसका वैल्यू बदल सकता है, बीटा पार्टिकल के वेलोसिटी का, नहीं। फिर है बीटा पार्टिकल इज अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से निकलने वाला एक बहुत तेज़ी से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है। फिर फोर्थ है बीटा पार्टिकल हैव लो आयोनाइजेशन पावर देन अल्फा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल का जो आयोनाइजेशन पावर होता है वो लो होता है अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में, ठीक है। फिर गामा डीके में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, देख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ गामा रे, जो गामा रे का इमिशन का प्रोसेस है फोटोन ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड गामा डीके। मतलब जो हमारा रेडियो एक्टिव डीके होता है या न्यूक्लियस का जो डिसइंटीग्रेशन होता है, मतलब न्यूक्लियस जो ब्रेक होता है, उस कंडीशन में जो हमारा रेडियो एक्टिव डीके होता है उसको हम लोग बोलते हैं गामा डीके। द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ गामा रे, जो हमारा गामा रे निकलता है फोटोन के रूप में ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव इमिशन में उसको हम लोग बोलते हैं गामा डीके। बड़ा फेमस क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा कि इसमें से कौन सा चार्ज ट्रांसफ़र होने से
कौन सा चार्ज ट्रांसफ़र होने से कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज का ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो इस कंडीशन में आप लेंगे फोटोन। जो हमारा फोटोन गामा रे से निकलता है, या फिर गामा रे भी ऑप्शन हो सकता है या फोटोन भी हो सकता है। इससे एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जस का तस रहता है। देखिए इन गामा डीके द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब गामा डीके होने से जो एटॉमिक नंबर या फिर एटॉमिक मास है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारा सेम बना हुआ रहता है। जो हमारा एटॉमिक मास है वो एटॉमिक मास हमारा ए रह जाता है, जो एटॉमिक नंबर है जेड वो हमारा जेड रह जाता है, उस पर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है गामा डीके में। इसका 4 को प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? एज द गामा रेज डू नॉट हैव चार्ज सो दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। चूँकि गामा रे में कोई भी चार्ज नहीं है इसलिए ये डिफ्लेक्ट नहीं होता है इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बन सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि इसमें से कौन सा रे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो वो कौन है? गामा रे। गामा रेज ट्रैवल विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट। गामा रे हमारा लाइट के वेलोसिटी से चलता है, जबकि देखे थे आप अल्फा रे क्या था? 0.1% से लेके 0.01% के बीच था, जबकि बीटा रे क्या था? 1% से लेकर 99% के बीच था। नहीं, तो गामा रे हमारा लाइट के वेलोसिटी से चलता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। फिर है थर्ड, गामा रेज हैव लिस्ट आयोनाइजेशन पावर। गामा रेज के पास लिस्ट आयोनाइजेशन पावर होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे लिस्ट आयोनाइजेशन पावर किसका है? तो गामा रेज का है। फिर है गामा रेज हैव हाईएस्ट पेनेट्रेटिंग पावर, और गामा रेज के पास हाईएस्ट पेनेट्रेटिंग पावर भी होता है। ये भी अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो टॉपिक अभी हम लोग पढ़े हैं अल्फ़ा बीटा और गामा रेज, या फिर आप कहिए रेडियो एक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 मार्क्स 2 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी उस जगह की राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज़ या राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ गामा रे या फिर गामा डी के, तो उस समय आपको ये काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के, ये इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी सिलेबस में छूटा हुआ था तो जान लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स एट एनी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके का कहना है द रेट ऑफ डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स, जो रेडियो एक्टिव एटम्स का डीके हो रहा है किसी भी क्षण में किसी भी इंस्टेंट में, इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? नंबर ऑफ एटम्स के जो प्रेजेंट है उस क्षण में। मतलब -dn/dt इज प्रोपोर्शनल टू n, जहाँ पर n हमारा क्या है? नंबर ऑफ एटम्स है। ये नंबर ऑफ एटम्स प्रोपोर्शनल है किसके? फिर से एक बार इसको देखिए, द रेट ऑफ डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स, जो रेडियो एक्टिव डीके एटम्स है, नहीं, उस रेडियो एक्टिव एटम्स के डीके का जो टाइम के साथ हो रहा है dn/dt, वो प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ एटम्स के, मतलब n के जो प्रेजेंट है उस क्षण पर। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं -dn/dt प्रोपोर्शनल है n के, जहाँ पर dn क्या है? नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेटेड नंबर ऑफ एटम्स है, और n हमारा क्या है? नंबर ऑफ एटम्स, जहाँ पर प्रोपोर्शनल को हटा के बराबर करते हैं तो एक कांस्टेंट हमारा लैम्डा है, और dt हमारा शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल है। ठीक है, फिर व्हाट इज़ हाफ लाइफ, ये 2 नंबर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। व्हाट इज़ एवरेज लाइफ, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिए फटाक से क्या होता है। हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनिशियली इन एलिमेंट इज लेफ्ट अनचेंज्ड या फिर अनडिकेट। मतलब शुरू में मान लीजिए कि एक एलिमेंट में जितना नंबर ऑफ एटम्स रहेगा उसका आधा जितना दिन में बचा हुआ रहेगा उस समय को हम लोग बोलेंगे हाफ लाइफ। फिर से सुनिए, एक एलिमेंट का आधा नंबर ऑफ एटम्स, मान लीजिए किसी एलिमेंट में 50 एटम है, इसका 25 एटम कन्वर्ट होने में जितना टाइम लगेगा उसको हम लोग कहेंगे हाफ लाइफ। द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज डिफाइंड है, जो हाफ लाइफ है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनिशियली इन एलिमेंट इज लेफ्ट अनडिकेट, मतलब वैसा टाइम में जब तक हमारा आधा नंबर ऑफ एटम्स जो शुरू में प्रेजेंट था उसका बचा हुआ रहेगा, अनडिकेट रहेगा, उसको हम लोग कहेंगे हाफ लाइफ।
फिर है एवरेज लाइफ, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं मीन लाइफ। इट इज़ अ रेशियो ऑफ टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल एटम्स एंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ये हमारा रेशियो है, एवरेज लाइफ या मीन लाइफ रेशियो है दो चीज़ों का। किसका किसका रेशियो है? इट इज़ अ रेशियो ऑफ टोटल लाइफ टाइम, जो टोटल लाइफ टाइम है किसी भी चीज़ का, मतलब जो नंबर ऑफ टोटल एटम्स प्रेजेंट है उसका, ऑफ ऑल एटम्स पूरे एटम का, एंड द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, जो टोटल लाइफ टाइम है वो टोटल लाइफ टाइम का, और जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उस टोटल नंबर ऑफ एटम्स का जो रेशियो है, इसको हम लोग बोलेंगे एवरेज लाइफ। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा देख लेंगे। ये सारा का सारा अपने आप में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। और भी थोड़ा सा कुछ 2 मार्क्स का टॉपिक और शायद एक आध 5 मार्क्स का टॉपिक बचा हुआ है, जिसको लेकर मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट करके रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे और बेहतर तरीके से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।